18 जाने जा चुकी हैं, ज़्यादातर मासूम बच्चे हैं। अभी अभी मुझे तुरंत इसकी जानकारी मिली है। लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहाँ पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं। लखनऊ के अलीगंज में सोमवार जो हुआ उसने सिर्फ एक इलाके को नहीं बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उषा मेहता मार्ग पर बनी 3 मंजिला इमारत कुछ ही मिनटों में आग और धुएं की गिरफ्त में आ गई। ऊपर लाइब्रेरी, कोचिंग और एनिमेशन स्टूडियो में मौजूद छात्र और कर्मचारी अंदर फंस गए। सब चीखते पुकारते रहे, सब अपने माँ बाप को, अपने करीबियों को बुलाते रहे कि हमें बचा लो। नीचे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। धुआं इतना घना था कि कुछ ही देर में पूरा बिल्डिंग आग की गिरफ्त में आ गई, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो छत थी उसका दरवाज़ा बंद था, वरना बच्चे वहां से निकल सकते थे, कहीं और जा सकते थे। जब हम फिलहाल ये खबर शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक वहाँ 15 का आंकड़ा बढ़कर 18-20 हो चुका है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। कई लोग घायल हैं, कई परिवार अभी भी सदमे में हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक आग की नहीं बल्कि ये सिस्टम की भी कहानी है, जो हर बड़े हादसे के बाद जागता है, कुछ और दिनों बाद फिर सो जाता है। हर बार एक जैसी तस्वीर सामने आती है, आग लगती है, लोग फंसते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, जांच के आदेश दिए जाते हैं, फायर सेफ्टी की समीक्षा होती है और उसके बाद मुआवजे का ऐलान होता है और फिर हम अगले हादसे का इंतजार करने लगते हैं। कभी किसी होटल में आग लगती है, कभी किसी अस्पताल में, कभी किसी रेस्टोरेंट में। लेकिन अलीगंज का, लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का यह हादसा सिर्फ एक आंकड़ों में दर्ज होने वाली घटना नहीं है। इसके पीछे कई सवाल हैं, ढेरों सवाल हैं, ऐसी कई तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के लिए यह कहना बहुत मुश्किल है। हमने पिछले हादसों में आखिर क्या सीखा? नमस्ते, मेरा नाम सच्चिदानंद है और आप पढ़ो भारत देख रहे हैं। सीधे खबर पर आते हैं। दोपहर का समय था, बिल्डिंग के अंदर रोज की तरह काम चल रहा था। नीचे पेंट शॉप और क्लिनिक खुले हुए थे, ऊपर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और कोचिंग चल रही थी। उसी परिसर में हेड हॉपर स्टूडियो भी था, जहां 3D आर्ट और गेमिंग से जुड़ा हुआ काम होता था। छात्र पढ़ रहे थे, कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यहां सब कुछ बदलने वाला है। आग कैसे लगी, इसको लेकर के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंट शॉप में काम करने वाले एक कर्मचारी ने कहा कि बिजली खंभे से शॉर्ट सर्किट हुआ और वहां से आग ऊपर की तरफ फैल गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी ने दावा किया है कि नीचे लगे एसी में खराबी थी, उसको लेकर पहले भी शिकायत की गई थी। फिलहाल आग की असली वजह जांच के बाद भी सामने आएगा, जैसे हर बार आता है। लेकिन एक बात साफ है, जो कुछ हुआ वह तेजी से हुआ। पहले धुआं उठा और फिर आग बढ़ी। फिर लोगों को समझ आया कि मामला गंभीर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकाला जाए। कुछ छात्रों ने खुद को वॉशरूम में कैद कर लिया। उन्हें लगा शायद धुएं से बचा जा सकता है और हम अपनी जान बचा सकते हैं। कुछ खिड़कियों तक पहुंच गए, कुछ लगातार मदद के लिए चिल्लाते रहे। नीचे मौजूद लोग भी घबरा गए। आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़े, लेकिन कई लोग ऊपर ही फंसे रहे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान एक युवक ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन नीचे लगी लोहे की ग्रिल पर जा गिरा। उसके शरीर में गंभीर चोटें आई, लेकिन उस वक्त उसके सामने एक ही विकल्प था, या तो आग के धुएं में के बीच फंसे रहो या फिर जान बचाने की कोशिश करो। यही तस्वीर इस हादसे की भयावह को समझने के लिए काफ़ी है। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, हालात और गंभीर होते गए और हालात खराब होते गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां आई। दोपहर करीब 3 बजे फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। इसके बाद एक दो नहीं बल्कि 14 फायर टेंडर लगाए गए। एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी मौके पर पहुंचा। आसपास के इलाके खाली करा दिया गया। पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें अलर्ट पर आ गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आग नहीं थी, सबसे बड़ी चुनौती धुआं थी। धुआं इतना ज़्यादा था कि फायर कर्मियों को अंदर पहुंचने में भारी दिक्कत हो रही थी। कई जगह कुछ फीट दूर तक देखना भी मुश्किल था। ऐसे में राहत बचाव अभियान और मुश्किल हो गया। आखिरकार फायर टीम ने बिल्डिंग के पीछे की दीवारें तोड़ने का फैसला किया। दीवार को 2 जगह से तोड़ा गया, लेकिन वीडियो में फायरकर्मी हथौड़े और मशीनों की मदद से रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद दूसरी तरफ से अंदर घुसकर एक एक कमरे की तलाशी शुरू हुई। हर कमरे में यह डर था कि कोई छात्र या कर्मचारी फंसा न हो। इस दौरान बाहर खड़े परिवारों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आलमबाग से पहुंचे प्रभुजोत सिंह ने बताया कि उनका बेटा इसी बिल्डिंग में काम करता था।
दोपहर करीब 5:15 बजे बेटे का फ़ोन आया और उसने कहा, पापा मुझे बचा लीजिए, यहाँ आग लग गई। उसके बाद संपर्क टूट गया। सोचिए एक पिता पर क्या बीत रही होगी। कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, वहाँ मौजूद कई परिवारों की हालत ऐसी थी। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा था, कोई बेटी को, कोई अपने भाई को, कोई अपने दोस्त को, कोई अपने रिश्तेदार को। रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों तक चलता रहा। फायर ब्रिगेड, पुलिस और बाद में एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। एक एक कमरे और वॉशरूम की तलाशी ली गई। धुएं को बाहर निकालने के लिए एग्जिट फैन लगाए गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्मीद की जगह डर बढ़ता गया। फिर अंदर से शव निकालने शुरू हुए। यहीं से यह हादसा शुरू हुआ, एक त्रासदी में बदल गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कई बच्चों को रेस्क्यू करके हमने बाहर निकाल लिया है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। घायलों की इलाज की व्यवस्था करने को कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिवारों तथा घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। लेकिन हादसे के बीच सबसे बड़ा सवाल यह हुआ कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल आखिर इसे रोका क्यों नहीं जा सका। जिस बिल्डिंग में रोज इतने छात्र आते थे, वहां पर फायर सेफ्टी का क्या इंतजाम था? क्या फायर अलार्म काम कर रहे थे? क्या इमरजेंसी एग्जिट था? क्या यही सब चेक भी किया गया था कि यहाँ समय से कितने लोग मौजूद रहते हैं? अगर हुई भी थी तो लोगों को जान बचाने के लिए खिड़कियों तक से क्यों कूदना पड़ा था? क्यों भागना पड़ा था? क्यों वॉशरूम में जाकर के खुद छात्र उसमें अपने आप को बंद कर लिए थे? यही सवाल इसीलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। दिल्ली के मालवीय नगर में भी हाल ही में भीषण आग लगी, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वहाँ भी कई जाने गई, वहाँ भी सुरक्षा पर सवाल उठे थे, वहाँ भी जांच बैठी थी, वहाँ भी कार्रवाई के वादे हुए थे। अप्रैल 2026 में लखनऊ के विकास नगर इलाके में ही आग लगी थी, जिसमें करीब 300 घरें जल करके राख हो गई थी। हजारों लोग बेघर हो गए थे, सिलेंडर फटे थे, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो गई थी। तभी कहा गया था फायर सेफ्टी का ध्यान दिया जाएगा, तब भी समीक्षा हुई थी, तभी वादे हुए थे। लेकिन इन सभी वादों को क्या सरकार और प्रशासन पूरा करती है? तमाम घटनाओं में, लखनऊ में और भी तमाम जगह घटनाएं होती हैं, क्या इन सभी जगह की घटनाओं से प्रशासन सीखता है? इतनी लाशें निकलती हैं, इतने बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह सिर्फ दिल्ली लखनऊ की बात नहीं है, पूरे देश की समस्या है। समस्या सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट का या खराब एसी का नहीं है, समस्या हमारी आपकी सोच का भी है, जिम्मेवारी की भी है। हम फायर सेफ्टी को तब याद करते हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। स्कूल हो, कोचिंग हो, सेंटर हो, अस्पताल हो, मॉल हो, ऑफिस हो, हर दिन सैकड़ों हजारों लोग आते हैं। लेकिन अगर अचानक आग लग जाए तो कितने लोगों को पता होगा कि बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है? कितनी जगहों पर फायर ड्रिल होती है? सवाल ये भी है कि कितनी इमारतों में लगे फायर अलार्म सही से काम कभी कर रहे हैं या नहीं? कितनी जगहों पर आग बुझाने वाली सिलेंडर सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर वो काम भी करती है, बल्कि इस्तेमाल करने के लायक भी है? ऐसी रिपोर्ट कई बार आती है और हर गलती सिर्फ बिल्डिंग मालिकों की भी नहीं होती है। सवाल उन विभागों से भी पूछा जाना चाहिए जिनकी जिम्मेवारी तय है। क्या वो कभी फायर बिल्डिंग का वेरीफाई करने जाते हैं? जिला प्रशासन के कैसे इतने विभाग हैं जो बिल्डिंग वेरीफाई करते हैं, कमर्शियल जगह पे जाते हैं, उनके फायर सेफ्टी अलार्म को चेक करते हैं, उनसे दस्तावेज मांगा जाता है, जांच होती है और फिर एनओसी जारी होता है। दुनिया भर की तमाम एनओसी ली जाती है। ऐसे में अगर कहीं फायर सेफ्टी के नियम पूरे नहीं थे तो उसे कैसे एनओसी दिया जाता है, उसे कैसे चलाने की अनुमति दी जाती है? और अगर बिजली विभाग की ऐसी शिकायतें हैं तो उसे दूर क्यों नहीं किया जाता है? अगर रोज बड़ी संख्या में छात्र और कर्मचारी वहां आते थे तो सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? लखनऊ में इस मामले में आग लगने की वजह जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन देश में होने वाले ज़्यादातर ऐसे हादसे की जड़ में एक बात हर बार दिखाई देती है, नियमों की अनदेखी होती है। फायर सेफ्टी को कागजी औपचारिकता समझ लेना, इमरजेंसी एग्जिट का बंद होना, बिजली के सिस्टम की समय पर जांच न होना और क्षमता से ज़्यादा लोगों का उसी बिल्डिंग में मौजूद होना।
हर हादसे के साथ यही सवाल उठते हैं और हर हादसे के बाद इन्हीं सवालों का जवाब किसी फाइलों में दब करके रह जाता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि फायर सर्विस को सबसे मजबूत बनाने के लिए सरकारें लगातार बजट भी दे रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को फायर सर्विस के विस्तार के लिए, आधुनिकीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंडिंग किया था, यानी हजारों करोड़ रुपए दिए थे। नए फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, आधुनिक उपकरण खरीदे जा रहे हैं, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और रेस्क्यू मशीनें बढ़ाई जा रही हैं, फायर कर्मियों के ट्रेनिंग पर खर्च हो रहे रुपए हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है वही है, अगर व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है तो फिर ये हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं? अगर नियम मजबूत होते हैं तो उनका पालन कौन करवा रहा है? अगर सब कुछ कागजों पर सही है तो फिर बड़े अग्निकांड के लिए इतने लोग अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? जो लोग जिम्मेवार हैं वो सिर्फ कागजों पे काम करेंगे या कुछ कागजों के चक्कर में काम टाल देंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। कागजों में व्यवस्था मजबूत दिख सकती है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है। अलीगंज की ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये चेतावनी है। यह बता रही है कि लापरवाही की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। यह बता रही है कि फायर सेफ्टी कोई कागजी औपचारिकता नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। और यह हादसा एक बार फिर वही सवाल छोड़ गया, आखिर कब तक हम अपनी पिछली गलतियों से नहीं सीखेंगे? और कितनी इमारतों में आग लगेगी? कितने बच्चे अपनी जान गंवाएंगे? कितने लोग अपनी जान गंवाएंगे? कितने और परिवार उजड़ेंगे? कितनी बार हम सिर्फ जांच और मुआवजे के भरोसे खुद को दिलासा देते रहेंगे? तमाम सवाल हैं जिनके अभी जवाब बाकी हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, लखनऊ का प्रशासन इस पे क्या जवाब देता है। सबकी नज़र इस पे बनी रहेगी, हम भी अपना नज़र बनाए रहेंगे। तो जवाब है और हमें इंतजार है, कब आते हैं, कैसे आते हैं, कब तक हम आपके पास इस सूचनाओं को हमेशा पहुंचाते रहेंगे। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरा नाम सच्चिदानंद है और आप पढ़ो भारत देख रहे हैं। यदि हमारा चैनल आप सभी को अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।